डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है इमरान खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनीमिया को। एनीमिया क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सिम्टम्स क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट। सो बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। डियर स्टूडेंट, एट द एंड में आपको इस लेक्चर के नोट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एनीमिया क्या होता है, बहुत सुना होगा आपने। Anemia is a condition in which the total number of red blood cell or the amount of hemoglobin in the blood is lower than normal, leading to reduced oxygen carrying capacity of blood। वो कंडीशन कि जिसमें टोटल रेड ब्लड सेल काउंट क्या हो जाए, कम हो जाए एज कम्पेयर टू नॉर्मल। नॉर्मल की बनस्बत टोटल जो रेड ब्लड सेल कम हो जाए, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको पता होगा कि रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है। रेड ब्लड सेल क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। लंग जैसे हम हवा को इंटर करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, यहाँ से ब्लड में शामिल होती है और फिर ब्लड के जरिए ऑल ओवर द बॉडी ये जा रही होती है। और इसको लेके जाने वाला कौन है, रेड ब्लड सेल है, स्पेसिफिकली हेमोग्लोबिन। ठीक है। सो जब हमारे पास रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ठीक है। जब रेड ब्लड सेल कम हो गए, सो ऑक्सीजन अब सेल के पास क्या जाएगा, कम जाएगा। सो लीडिंग टू रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए ये नॉर्मल सेल है। ठीक है। नॉर्मल सेल के अंदर अगर देखा जाए, ये जो ड्रॉ किए हुए हैं, ये हमारे पास क्या रेड ब्लड सेल है। नॉर्मल के अंदर रेड ब्लड सेल ज्यादा है, एनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल क्या हो गए, कम हो गए। वैसे एक लेवल होता है इसका, वैल्यू कितनी है, जो हमारे पास नॉर्मल हेमोग्लोबिन का लेवल होता है ना, वो तकरीबन होता है मेन के अंदर 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। जबकि वुमेन के अंदर कितना होता है, 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब क्या है कि मेल के अंदर हेमोग्लोबिन क्या होता है, ज्यादा होता है। वैसे हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन है जिसके सेंटर में प्रेजेंट होता है आयरन, और साइड से इसको मतलब पोरीफायरिंग रिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ग्लोबिन प्रोटीन ने इसको क्या किया होता है, कवर किया होता है। हीम कहते हैं आयरन को, ग्लोबिन कहते हैं हमारे पास ग्लोबुलर शेप की प्रोटीन होती है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल और हेमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंस क्या है। सो रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना, इनके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवाते हैं लंग्स में एंड डिलीवर इट टू टिश्यू। सांस ली हमने, सांस कहाँ जा रही होती है, माउथ के जरिए जाती है लंग्स में। ब्लड फिल्टर होने के लिए कहाँ आता है, लंग्स के पास आ रहा होता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है। सो ऑक्सीजन जो होगी लंग्स में क्या हो जाएगी, ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगी और फिर पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। अगर रेड ब्लड सेल या हेमोग्लोबिन कम हो जाए, सो ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। सो क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया अफेक्ट वाइटल ऑर्गन सच इज ब्रेन, हार्ट, मसल, काजिंग फटीग एंड वीकनेस। हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है, हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन है, जिसमें हमारे पास ब्रेन आ गया, हार्ट आ गया, मसल्स आ गए, सो ये जो होंगे ये अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे, इनको फटीग होगी, थकावट होगी। क्यों, अब देखो हमारे बॉडी जो होती है ना, एनर्जी के तौर पे किसको यूज करती है, ग्लूकोज को यूज करती है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल की जब ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब ग्लूकोज की अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेकडाउन होगी तो हमें ज्यादा एटीपी मिल रही होती है, और अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ब्रेकडाउन होगी तो क्या बनना होता है, वहां पे लैक्टिक एसिड बनना होता है। आई होप कि आपने ये सारी चीजें डिस्कस की होंगी, पढ़ी होंगी। लैक्टिक एसिड जो होता है, ये मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या फील होता है, फटीग या थकावट महसूस हो रही होती है। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इस बीमारी की काजिज क्या है, क्या क्या मतलब कैसे ये एनीमिया हमें डेवलप हो सकता है। सो एनीमिया डेवलप ड्यू टू 3 मेन प्रोसेस। 3 मेन प्रोसेस है जिनकी वजह से हमारे पास एनीमिया हो सकता है। पहली बात क्या है, ब्लड लॉस। ये स्टूडेंट, ये तो सिंपल सी बात है, अगर किसी को ब्लीडिंग हो जाए, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, तो ब्लड का लॉस हो जाता है। जितना ज्यादा ब्लड का लॉस होगा, इतना ही ज्यादा हमारे पास रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी। सो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, फिर एनीमिया कहेंगे। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन। अगर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम हो जाए, आरबीसी नॉर्मल की बनिस्बत कम बनने लग जाए, सो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ये क्यों होता है, हमारा बोन मेरो रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, हमारे बोन मेरो में बन रहे होते हैं। अगर बोन मेरो फेल हो जाए रेड ब्लड सेल बनाने में, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सच एज आयरन। अब हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है। अगर आयरन का लेवल कम हो जाए, आयरन क्या हो जाए, लेवल कम हो जाए, सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमें एनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन B12 डीएनए की सिंथेसिस के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। फोलेट भी क्या कर रहे हैं, डीएनए की सिंथेसिस के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। अब जब डीएनए बनेगा नहीं, सेल डिवाइड नहीं हो पाएगा, रेड ब्लड सेल का काउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
इसके अलावा इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, आरबीसी जितने बन नहीं रहे उससे ज्यादा अगर डिस्ट्रॉय होने लग जाए, इनको हमारे अपने बॉडी के सेल अगर डिस्ट्रॉय करने लग जाए, इम्यून सेल डिस्ट्रॉय करने लग जाए, या कोई और ऐसी रीजन हो कि जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाए, तो डिस्ट्रक्शन से भी हमारे पास क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, इनमें भी ऑटो इम्यून डिजीज, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इनमें मतलब मलेरिया हो गया या कोई ड्रग्स हो गई, ये भी एनीमिया कॉज करवा सकती है। आगे मैं इनको डिस्कस करूंगा, अपने फिलहाल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सो कॉमन काजेस क्या हो गए, पहली बात क्या होगी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, अगर हम प्रॉपर डाइट्स नहीं लेंगे जिसमें आयरन प्रॉपर नहीं होगा, विटामिन B12 नहीं होगा, फोलेट नहीं होगा, तो तब हमें एनीमिया हो सकता है। बाजू का जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर जिस तरह हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया हमारे पास क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है। थैलेसीमिया क्या है, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है। इसके अलावा किडनी डिजीज या इन्फेक्शन या कैंसर हो गया, तब भी हमें एनीमिया हो सकता है। बाद अवकात देखो रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। अगर हमारा बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो जाए, जिस तरह प्लास्टिक एनीमिया है, ल्यूकीमिया है, बोन मैरो ही खराब हो जाए, एज ए रिजल्ट हमारे पास रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। जब रेड ब्लड सेल बनेंगे नहीं, तो एज ए रिजल्ट हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। या ब्लड लॉस हो जाए सर्जरी के दौरान, जीआईटी ब्लीडिंग के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, इनके दौरान क्या होता है, ब्लड लॉस ज्यादा होता है। जो ब्लड लॉस ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेड ब्लड सेल का काउंट डिक्रीज हो जाएगा, तब भी हमें एनीमिया हो सकता है। चलिए हम जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं। अभी जनरल सिम्टम्स क्या क्या होंगे, पहली बात क्या है, पेलर ऑफ स्किन, रेड ब्लड सेल जब रेड इन कलर है, सो स्किन हमें कैसे नजर आ रही थी, रेड नजर आ रही होती है। वो जो मरने के बाद मुर्दे का चेहरा सफेद हो जाता है, हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर रहमत बरस रही है। हालांकि वो रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना, मतलब जो खून की गर्दिश है वो स्टॉप हो जाती है। सो उसका फेस फिर हमें कैसे नजर आ रहा होता है, येलो नजर आ रहा होता है। आपने जॉन्डाइस का पेशेंट देखा है, ये अरकान का, वो क्या होता है, उसकी शक्ल येलो इन कलर होती है। सो पहली बात क्या, जब रेड ब्लड सेल कम हो जाएगा सो स्किन क्या हो जाएगी, पेलर इन कलर, मतलब धीमी पड़ जाएगी, येलो इन कलर हो जाएगी। नेल्स जो होते हैं ना, हमारे जो नाखून है, ये नाजुक होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। आइज जो होती है ना, ये भी येलो होने लग जाती है। इसके अलावा फटीग एंड वीकनेस, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ऑक्सीजन जब होगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होगी तो तभी ज्यादा एटीपी मिलेगी। जब हमारे पास रेड ब्लड सेल है ही नहीं तो ऑक्सीजन की प्रॉपर जो डिलीवरी है वो नहीं हो पाएगी, एज ए रिजल्ट लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड मसल के अंदर क्या करवा रहा होता है, पेन करवा रहा होता है, जिसमें फटीग और वीकनेस फील हो रही होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, डियर स्टूडेंट हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल कम है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है। सो हमारी जो बॉडी होगी इसको कंपनसेट करने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सांस जल्दी जल्दी लेना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। इसके अलावा डिजीनेस, फैंटिंग, हेडेक, डिजीनेस भी मदहोशी को कहते हैं, फैंटिंग भी मदम पड़ना, चकराना नहीं होता, और हेडेक मतलब सर दर्द। इसके अलावा रैपिड हार्ट बीट एंड पल्पिटेशन, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हार्ट जो होगा जल्दी से पंप होगा, इसलिए जल्दी से पंप होगा कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि रेड ब्लड सेल है ही नहीं, ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए हमारा जो हार्ट होगा वो तेज तेज से धड़कने लग जाएगा। और इसके अलावा पल्पिटेशन, पल्पिटेशन मतलब फड़फड़ाने को, हमारा दिल जो होगा ऐसे ऐसे फील होगा जैसे ये फड़फड़ा रहा है। इसके अलावा कोल्ड हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथ जो होते हैं ना ये सर्द पड़ जाते हैं। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी मतलब अहमियत क्या है। एनीमिया जो है ना एक सिंगल डिजीज नहीं है, ये बहुत सारी अंडरलाइन कंडीशन है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज एंड इन्फेक्शन। ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होता है और इन्फेक्शन की वजह से ज्यादातर होता है। ये वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। अगर वक्त पे इसका इलाज कर दिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आगे जाके बहुत बड़ा मसला बन जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया को। तो डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया, अनीमिया को हमने क्लासिफाई किया हुआ है दो क्लासेस में, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, ठीक है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ बोलते हैं शेप को। सो जो हमारे पास रेड ब्लड सेल होगा उसकी शेप के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ है, इसको क्लासिफाई किया हुआ है। सो पहली जो हमारे पास क्लास है उसको हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब चले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस वर्ड के मीनिंग देखते हैं, इसकी मीनिंग क्या है। सो माइक्रो मीन स्मॉल, साइटिक मीन सेल, सो स्मॉल साइज रेड ब्लड सेल, ठीक है। माइक्रोसाइटिक, देखो हम बात कर रहे हैं एनीमिया की, एनीमिया में कमी किसकी थी, रेड ब्लड सेल की थी ना।
तो यहाँ पे बात सारी सारी किस पे होगी, रेड ब्लड सेल पे होगी। सो माइक्रोसाइटिक मतलब क्या हुआ, स्मॉल साइज रेड ब्लड सेल। हाइपोक्रोमिक, हाइपो मीन लेस, क्रोम बोलते हैं कलर को, रेड ब्लड सेल रेड इन कलर होता है। सो जब हमारे पास इसका साइज भी कम होगा और कलर जो होगा बिल्कुल रेड नहीं होगा, वो पेल सेल होगा। पेल बोलते हैं जर्द, जो हमारे पास जर्द सा नहीं होता, येलो किस्म का, ठीक है, विद लेस हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड सेल हमें रेड कलर में नजर आता है। तो जब रेड ब्लड सेल ही कम है, सो एज ए रिजल्ट हमें रेड ब्लड सेल पेल सेल्स नजर आएंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ टाइप ऑफ एनीमिया इन विच द रेड ब्लड सेल आर स्मॉलर। पहली बात क्या होगी, माइक्रोसाइटिक, मतलब रेड ब्लड सेल क्या होंगे, स्मॉलर होंगे देन नॉर्मल, एंड कंटेन लेस हेमोग्लोबिन, और इनके अंदर हेमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। सो दे अपीयर पेल, सो ये हमें कैसे नजर आ रहे होते हैं, पेल कलर के नजर आ रहे होते हैं। वैसे इसके हवाले से कुछ और भी बातें जो उनकी मतलब एक रेंज बताई हुई है कि इस रेंज से कम होंगे सो ये हमारे पास माइक्रोसाइटिक होंगे, उस रेंज से ज्यादा होंगे सो हमारे पास क्या होंगे, मैक्रोसाइटिक होंगे, वो रेंज हमारे पास। वैसे ये रेंजेस तो मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन चलो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल ये जो साइज ऑफ रेड ब्लड सेल होता है ना, इसके लिए हमने एक यूनिट बनाए हुए एमसीवी रेंज, ठीक है, एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है इसका जो वॉल्यूम है, इसकी रेंज कितनी है, 80 to 100 फेम्टोलीटर, ठीक है, फेम्टोलीटर, ये इसकी रेंज है नॉर्मल। अगर इससे कम होगा सो दिस वन विल बी माइक्रोसाइटिक एनीमिया, अगर इससे ज्यादा होगा, ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसाइटिक एनीमिया कितना होता है, 80 फेम्टोलीटर से कम। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कितना है, 80 से लेके 100 फेम्टोलीटर। और जो हमारे पास मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा वो 100 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। सो ये तीन रेंजेस आपने याद रखनी है। सो पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरा हमारे पास है नॉर्मोसाइटिक नॉरक्रोमोफिक एनीमिया, ठीक है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। मीनिंग क्या होगा इसके, नॉर्मोसाइटिक का मतलब नॉर्मल साइज रेड ब्लड सेल, नॉर्मोक्रोमिक का मतलब नॉर्मल कलर, क्रोम बोलते हैं कलर को, ठीक है, नॉर्मल कलर विद नॉर्मल हेमोग्लोबिन कंटेंट। देखो सब चीजें यहाँ पे सही है। मसला क्या होगा, ये एनीमिया की वो टाइप है जिसमें रेड ब्लड सेल जो होते हैं नॉर्मल इन साइज होते हैं, कलर भी इनका ठीक होता है, लेकिन देयर ओवरऑल नंबर इन सर्कुलेशन इज रिड्यूस। जिस तरह मिसाल के तौर पे एक्यूट ब्लड लॉस हो जाए, अगर किसी को इंजरी हो जाए और उससे ब्लड लॉस हो जाए, सो ब्लड लॉस के नतीजे में क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल तो चला गया, मतलब खून बह रहा है ना, खून जो बह रहा है तो रेड ब्लड सेल निकल रहा होता है, सो रेड ब्लड सेल का काउंट क्या हो गया, कम हो गया। सो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसकी कुछ एग्जांपल भी है, प्लास्टिक एनीमिया हो गया, जिस तरह एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज हो गया, क्रॉनिक डिजीज में हमारे पास ब्लीडिंग हो रही होती है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल कम हो रहे होते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक का मतलब क्या हो गया, सेल का साइज बढ़ जाना, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मल कलर, ठीक है। ये वो एनीमिया होता है जिसमें रेड ब्लड सेल जो होते हैं लार्जर इन साइज होते हैं, मतलब 100 से इनका साइज क्या होगा, 100 फेम्टोलीटर से ज्यादा होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, विटामिन B12 डिफिशियंसी के अंदर ऐसे और होते हैं, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया में और होते हैं। ये आगे जब ये बीमारियां में पढ़ाऊंगा ना, वहां पे आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी अभी हम डिस्कस करेंगे। एटियोलॉजी बोलते हैं काज को, वजह को, कि उसकी आखिर मतलब क्या वजह है, उसकी बेसिस पे एनीमिया को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है। सो पहले हमारे पास आ जाता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। बीमारी के नाम से ही जाहिर है कि आयरन क्या होगा, कम होगा। सो इसका कॉज क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ आयरन। अब आयरन कम क्यों हो सकता है, हम ऐसा खाना खा रहे हैं कि जिसमें आयरन बिल्कुल नहीं है, या ब्लड लॉस हो गया जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल कम हो गए, या इंक्रीज डिमांड, अगर हमारे पास आयरन की डिमांड बढ़ जाए, क्यों, रेड ब्लड सेल जब ज्यादा बनेंगे हमारी बॉडी के अंदर कब, जिस तरह प्रेग्नेंट वोमेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर आपने देखा होगा कि एक तो वो वोमेन खुद है और एक उसकी पेट में पलने वाला बच्चा है, इन दोनों को ब्लड चाहिए ना, तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तब हमें आयरन ज्यादा चाहिए होता है। सो जब हमें आयरन ज्यादा चाहिए होगा और आयरन इतना मिल नहीं रहा है, सो एज ए रिजल्ट हमें क्या हो जाएगी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। अब इसकी पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी बोलते हैं बीमारी की स्टडी को ही, मतलब अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए या पैथोलॉजी की बात की जाए कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा, सो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। सो आयरन इज एसेंशियल फॉर हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए आयरन जरूरी है, आयरन होगा तो हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी सो हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से छोटे पेल रेड ब्लड सेल बनने लग जाएंगे, क्योंकि आयरन है ही नहीं तो प्रॉपर रेड ब्लड सेल बन नहीं पाएंगे। सिम्टम्स क्या होंगे, हाँ डियर स्टूडेंट, आप खुद ही बता सकते हो, रेड ब्लड सेल नहीं बन पा रहे हैं
ऑक्सीजन जो होगा वो प्रॉपर कैरी नहीं हो पाएगा। जब ऑक्सीजन हर एक सेल के पास नहीं जाएगा, एज ए रिजल्ट वहां पे क्या होगा, हाँ डियर स्टूडेंट, वहां पे क्या होगा, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, जिससे हमें थकावट महसूस होगी, वीकनेस, क्योंकि प्रॉपर एटीपी नहीं बन पा रही है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में 36 एटीपी बनती है, वैसे 4 to 8 एटीपी बन रही है। इसके अलावा पेलर, मतलब उसका जो कलर होगा वो येलो पड़ जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उस सांस में कमी होगी, ब्रिटल नेल, नाखून जो होंगे वो नाजुक पड़ जाएंगे, हेयर लॉस, सर गंजा हो जाएगा। इसके अलावा पिका, क्रेविंग फॉर क्ले, आइस चाक, ये एक कंडीशन होती है जिसमें वो जो इंडिविजुअल होता है, जो बीमार होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का, वो मट्टी खाने लगता है, छुप छुपा के अपने पास जेब में रखी होती है, उसने खा रहा होता है। आइस के लिए जिस तरह हो गया, या चौक के लिए, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं चौक ज्यादा खाते हैं। अब ऐसा नहीं कि चाक उनको मजा देता है, वो दरअसल उनमें आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी को पूरी करने के लिए ले रहे होते हैं। सो पहली टाइप हमारे पास क्या आ गई, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आ गई। दूसरी हमारे पास है विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। इसके काज क्या है, देखो नाम से ही जाहिर है, विटामिन B12 की कमी, जब विटामिन B12 कम होगा, सो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगी, अनीमिया होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। अब मैं आगे समझाता हूं उसका क्या मतलब है, ठीक है। या लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, पर्निशियस एनीमिया या मेल एब्जॉर्प्शन। अब देखो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सबसे पहले तो हम नॉर्मल रोल समझते हैं विटामिन B12 का। विटामिन B12 जो होता है ना, ये डीएनए की सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। हमारे बोन मैरो सेल्स के अंदर डीएनए की सिंथेसिस के लिए विटामिन B12 चाहिए होता है, खास करके रेड ब्लड सेल की बनने के लिए। इसके अलावा जो न्यूरॉन के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, इसके अलावा एक शीट चढ़ रही होती है, एक लेयर चढ़ रही है, जिसको माइलिन सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। माइलिन शीट न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है, आपने देखी होगी। ये भी किससे बन रही है, यही विटामिन B12 इसको बनाने में हेल्प कर रहा है। सो जब ये नहीं होगा, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगी, माइलिन शीट जो होगी वो न्यूरॉन के ऊपर नहीं बन पाएगी। सो डीएनए सिंथेसिस इंपेयर्ड व्हाइल प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू। प्रोटीन सिंथेसिस नॉर्मली हो रही है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, हमारे गोल्जी अपरेटस के अंदर प्रोटीन की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन बन रहा है नॉर्मली, लेकिन क्या नहीं बन रहा, डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पा रही। अब देखो बाकी सेल इंक्रीज हो रहा है, देखो सेल डिवीजन का प्रोसेस आपने देखा, सेल कैसे डिवाइड होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद पूरा का पूरा सेल डिवाइड, देखो ऐसे लेट सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दरम्यान से कट हो जाता है, न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पा रही, तो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो पाता है। वैसे नॉर्मल सेल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो पा रहा, सो जिसकी वजह से हमारे पास लार्ज इमैच्योर रेड ब्लड सेल बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेगलोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, these abnormal cells die in bone marrow। अब ये बोन मेरो के अंदर बने वहीं पे मर जाते हैं। सो एरिथ्रोपोयोसिस, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन क्या हो जाती है, इनएफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन शीट थी वो नहीं बन पा रही, सो न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो हमारे पास मिथाइल मेलोनाइल को एक को सक्सिनाइल को एक के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से अगर ये नहीं होगा तो टॉक्सिक मिथाइल मेलोनिक एसिड जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि माइलिन शीट को डैमेज कर रहा होता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, फटीग होगी, पेलर होगी, ग्लोसाइटिस हो गया। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रेड टोंग हो जाती है, हमारी जुबान जो होती है ना वो सुर्ख हो जाती है। इसके अलावा टिंगलिंग एंड नमनेस, जो हमारी उंगलियां नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे चुभन चुभन महसूस नहीं होती है। बाद वक्त हम जो ज्यादा बैठ जाते हैं, हमारे जो पाँव सोने लग जाते हैं, हम जो कहते हैं कि पाँव 20 हो रहा है, तो वो कंडीशन होने लगती है। इसके अलावा पुअर बैलेंस जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, मेमोरी इशू भी बन जाते हैं। तीसरे हमारे पास आ जाती है फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। फॉलिक एसिड देखें डियर स्टूडेंट, फोलेट जो है ना विटामिन B9 को कहते हैं, आई थिंक विटामिन G, विटामिन B को हम फोलेट कहते हैं, ठीक है। जब फोलेट कम होगा, या अल्कोहलिज्म, कोई शराब पिएगा, या प्रेगनेंसी के दौरान भी हमारे पास फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। देखो पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं कि इस बीमारी का मैकेनिज्म क्या है। सो फॉलिक एसिड जो है ना, जिसको हम B विटामिन भी कहते हैं, ये डीएनए की सिंथेसिस के लिए जरूरी है। सो डिफिशियंसी जब होगी तो डीएनए की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जबकि आरएनए हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस नॉर्मली बन रही है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। बाकी सेल बढ़ रहा है क्योंकि प्रोटीन बनती जा रही है सेल के अंदर, सेल का जो साइज होगा वो बढ़ता जाएगा, लेकिन मसला क्या है कि डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है। सो सेल बिकम लार्ज एंड इमैच्योर, मेगलोब्लास्ट बन जाता है, ठीक है। These abnormal cells die in bone marrow। ये abnormal cells जो होते हैं ना, ये बोन मेरो के अंदर ही मरने लग जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब जब ये बोन मेरो के अंदर ही मरने लग जाएंगे तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसके अलावा
इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगी। द रेड ब्लड सेल दैट डू रीच सर्कुलेशन आर लार्ज, ओवल एंड फ्रेजाइल। वो रेड ब्लड सेल जो बन रहे हैं वो लार्ज इन साइज होंगे, वो ओवल होंगे, ओवल कहते हैं अंडे लाइक, ठीक है, बेसवी शाइप, और फ्रेजाइल, फ्रेजाइल बोलते हैं नाजुक, नाजुक को, नाजुक जानते हो ना, जो बहुत नाजुक होता है। दिस प्रोड्यूस मैक्रोसाइटिक एनीमिया, इसकी वजह से हमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। अब इसमें और पिछले वाले के अंदर क्या फर्क है, विटामिन B12 डिफिशियंसी में और फोलिक एसिड डिफिशियंसी के अंदर क्या फर्क है। देखो फोलेट डिफिशियंसी से सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, हमारे रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन मतलब डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पा रही ना, जबकि हमारे पास विटामिन B12 की कमी से क्या हो रहा था, न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो रहा था। सिम्टम्स क्या होंगे, वीकनेस होगा, पैलर होगा, ग्लोसाइटिस मतलब वही रेड टोंग होगी, इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन होना, डायरिया होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करना, ग्रोथ रिटार्डेशन, चिल्ड्रन और बच्चों के अंदर जो ग्रोथ रिटार्डेशन होती है वो भी स्टॉप हो जाती है। अगली हमारे पास टाइप है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमो मीन रेड ब्लड सेल, लाइटिक मीन ब्रेक डाउन, एनीमिया मीन, हाँ एनीमिया किसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल की कमी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। सो प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल ड्यू टू हेरिडिटी इशू, सिकल सेल डिजीज आर रिक्वायर्ड काजेज, ठीक है। अब देखो इसकी काजेज क्या है, अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल ज्यादा, हीमोलिटिक नाम से ही जाहिर है ना कि रेड ब्लड सेल की अगर डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी तो इस एनीमिया को हम क्या कहेंगे, हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। अब ये हेरिडिटी काजेज की वजह से भी हो सकता है, मतलब जीन के अंदर भी शामिल हो सकता है, या एक्वायर्ड काजेज मतलब ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, मलेरिया हो गया, या बाहर से कोई भी प्रॉब्लम जो कि रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन को बढ़ा दे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, देखो नॉर्मली रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना ये सर्वाइव कर रहे होते हैं 120 दिनों तक, ठीक है। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन कितना है, 120 डे, ठीक है। अगर 120 दिनों से पहले ही ये टूटने लग जाए, अगर ये पहले ही टूटने लग जाए, इसका मतलब क्या होगा कि रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी। तो इसका कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, नताइज क्या होंगे, एक्सिस ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन, इंक्रीज बाइलरोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बाइलरोबिन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें जॉन्डाइस होता है, यरकान, पीलिया, स्किन जो होती है ना वो येलो कलर की हो जाती है। ब्रेकडाउन प्रोडक्ट एक्यूमुलेट, रिस्क ऑफ गैलस्टोन, ठीक है। अब ब्रेकडाउन की प्रोडक्ट से हमारे पास एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो पेंक्रियाज नहीं, पेंक्रियाज के अंदर स्टोन आने लग जाते हैं, गैल स्टोन, पिगमेंट स्टोन्स भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। नहीं पेंक्रियाज नहीं, गाल ब्लैडर के अंदर। इसके अलावा बोन मेरो ट्राइज टू कंपनसेट, हमारा बोन मेरो जो होगा ना वो इसको कंपनसेट करने की कोशिश में रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। और जब रेड ब्लड सेल बनने मतलब इंक्रीज रेटिकुलर इमेच्योर रेड ब्लड सेल बनने लग जाते हैं, मतलब ये कोशिश करेगा कि जल्दी जल्दी रेड ब्लड सेल बनने लग जाएं, जिसके नतीजे में हमारे पास इमेच्योर रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं, ठीक है। स्प्लीन बिकम ओवर एक्टिव इन क्लीनिंग एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल। अब हमारा स्प्लीन जो है, देखो रेड ब्लड सेल कहाँ जाके मरते हैं, स्प्लीन में जाके मर रहे होते हैं ना, तो हमारा स्प्लीन जो होगा इनको साफ करने के अंदर इनएक्टिव हो जाता है, स्प्लीनों में गैली हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। इफ डिस्ट्रक्शन इज फास्टर देन प्रोडक्शन सो एनीमिया डेवलप हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है, वही है जॉन्डाइस हो गया, डार्क यूरिन हो गया, क्योंकि हेमोग्लोबिन या यूरोबिलिनोजेलिन एक्सक्रीशन होती है, जिसकी वजह से हमें यूरिन जो होता है डार्क कलर का नजर आता है। इसके अलावा गाल स्टोन, इसके अलावा स्प्लीनों में गैली सीवियर केसेस में। नेक्स्ट हमारे पास है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है ना ये हमारे पास इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे पास म्यूटेशन होती है जीन्स में, मतलब जो नॉर्मल जीन्स है वो चेंज होकर उससे कुछ और जीन जो होते हैं वो काम करने लग जाते हैं। डेट कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन चेन। अब देखो हेमोग्लोबिन जो होता है ना वो 2 चेन से बनता है, मतलब एक अल्फा की चेन भी होती है, बीटा की चेन, मतलब 2 टाइप की चेन से बनना होता है। 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। इफ जीन फॉर अल्फा इज डिफेक्टिव, अगर अल्फा को बनाने वाले जीन जो ये डिफेक्टिव हो तो अल्फा थैलेसीमिया होगा, अगर बीटा वाले जीन जो डिफेक्टिव तो बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। अब ये जो डिजीज है इसकी सिवियरिटी डिपेंड कर रही होती है हाउ मेनी जीन कॉपीज आर डिफेक्टिव। जितने ज्यादा जीन कॉपी डिफेक्टिव होंगे इतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, थैलेसीमिया की कंडीशन होगी। अच्छा ट्रेड्स क्या है, माइनर माइल्ड एनीमिया हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है, मॉडरेट एनीमिया, और या मेजर एनीमिया हो सकता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, देखो डिफेक्टिव ग्लोबन चेन, अमाइनो एसिड प्रॉपर एक सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होके ना रेड ब्लड सेल को बना रहे होते हैं। सो इम्बैलेंस अगर अल्फा और बीटा चेन में हो जाएगा तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास हेमोग्लोबिन होगा उसका साइज एबनॉर्मल हो जाएगा। दिस लीड टू इनइफेक्टिव, अच्छा अनपेयर्ड चेन एक्यूमुलेट, दे प्रिसिपिटेट एंड डैमेज द रेड ब्लड सेल। देखो एक होती है नॉर्मल चेन जो कि हेमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है अनपेयर्ड चेन, अनपेयर्ड चेन जो होगी ये जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा रेड ब्लड सेल जो होता है ना उसकी मेम्ब्रेन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, रेड ब्लड सेल तो बन रहे हैं लेकिन खराब बन रहे हैं।
इसके अलावा सर्वाइविंग रेड ब्लड सेल्स आर फ्रेजाइल, नाजुक होते जाते हैं, अंडरगो हीमोलाइसिस जिनकी वजह से टूटने लग जाते हैं स्प्लीन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास क्रॉनिक एनीमिया हो सकता है। बोन मेरो ओवरवर्क टू कंपनसेट, वही बात है, बोन मेरो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल बनाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास फ्रंटल बॉसिंग हो सकती है, प्रोमिनेंट चीक बोन्स हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्शियल ऑफन रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर इसको ठीक करना चाहते हैं तो पेशेंट को क्या चाहिए होगा कि वो बार बार ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करवाए, मतलब ब्लड लगवाए, विच काज आयरन ओवरलोड, जिससे आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। डैमेज हार्ट, लिवर एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास डैमेज हो सकते हैं, हार्ट, लिवर, एंडोक्राइन ग्लैंड डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, स्प्लीनोमेगेली होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, वही जनरल एनीमिया सिम्टम होते हैं, जॉन्डिस होता है, डिले ऑफ ग्रोथ एंड प्यूबरिटी होती है, बोन की डिफॉर्मिटीज होती है, स्प्लीनोमेगेली होती है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होती है, ओवरलोड होती है। ये स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास एक दो टाइप और बच गई, जिसमें हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया है। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या है कि बोन मेरो जो है ना, वो इनफ रेड ब्लड सेल बनाने के काबिल ना हो। दे काज इंक्लूड रेडिएशन एक्सपोजर विच काज, अगर हमारे बोन मेरो के स्टेम सेल ही डैमेज हो जाए, सो एज ए रिजल्ट बोन मेरो जो होगा वो प्रॉपर रेड ब्लड सेल की नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एनीमिया हो सकता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे HIV हो गया, हेपेटाइटिस में होता है, वायरल इन्फेक्शन में होता है, एप्स्टीन बार वायरस जो कि सप्रेस कर रहा होता है बोन मेरो को। इसके अलावा ऑटो इम्यून रिएक्शन जिसमें इम्यून सिस्टम अटैक करते हैं बोन मेरो को, इडियोपैथिक काजेज जगह जहाँ पे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होती, लेकिन हमारा बोन मेरो जो होता है ना वो डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन नहीं बन पा रही होती है। वैसे ही इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखी हुई है, नॉर्मल सी बात है, बोन मेरो स्टेम सेल आर डैमेज, स्टेम सेल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। नॉर्मली स्टेम सेल गिव राइज टू रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, डैमेज काज फेलियर ऑफ बोन मेरो फंक्शन लीडिंग टू डिक्रीज इन ऑल थ्री लाइंस विच इज कॉल्ड पैनसाइटोपिनिया। देखो, जब बोन मेरो डैमेज हुआ तो रेड ब्लड सेल भी नहीं बन पाएगा, व्हाइट ब्लड सेल भी नहीं बन पाएगा, प्लेटलेट्स भी नहीं बन पाएंगे, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पैनसाइटोपिनिया कहते हैं, ठीक है। लो रेड ब्लड सेल काज एनीमिया विद फटीग एंड पैलर, लो व्हाइट सेल काज रिकरेंट इन्फेक्शन। अब व्हाइट ब्लड सेल क्या कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम को हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम को कौन चला रहा है, व्हाइट ब्लड सेल चला रहे हैं। जब व्हाइट ब्लड सेल नहीं होंगे तो हमें बार बार क्या होगी, इन्फेक्शन होगी। इसके अलावा इम्यूनिटी हमारी पुअर हो जाएगी। लो प्लेटलेट्स का मतलब क्या है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, जैसे ही थोड़ा सा कट लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके सिम्टम्स भी वही हैं, कोई इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, बस ये कि इसके अंदर थोड़े सिम्टम्स ज़्यादा हैं, वीकनेस, टायर्डनेस, पैलर, ब्रेथलेसनेस, रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार क्यों होंगे, क्योंकि वाइट ब्लड सेल कम हो गए। इसके अलावा फीवर होगा, आई ब्रूजिंग, ब्लीडिंग गम्स, नोज ब्लीड्स। ये ब्लीडिंग क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि प्लेटलेट का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है। छोटा से भी कट लगता है तो हमारे पास क्या होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है। अच्छा, इसमें और बाकी एनीमिया में फ़र्क क्या है, बाकी एनीमिया में सिर्फ रेड ब्लड सेल की कमी हो रही थी, यहाँ पे सारे ब्लड सेल की कमी हो रही है, रेड ब्लड सेल की भी, वाइट ब्लड सेल की भी, प्लेटलेट्स की भी कमी हो रही है, मतलब यहाँ पे पैनसाइटोपिनिया हो रहा है। लास्ट हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हमारे पास ये भी एक हेरिडिटी ब्लड डिसऑर्डर है। हेरिडिटी मतलब क्या है कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होगा। इसके अंदर क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो हमारे पास एक अमाइनो एसिड है वो रिप्लेस हो रहा होता है दूसरे अमाइनो एसिड से, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ, बाकी इसके अंदर अगर मैं कहीं पे देख लूँ तो मैंने कहीं पे डिस्कस किया होगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, एक अमाइनो एसिड होता है वेलिन, उसको रिप्लेस कर रहा होता है ग्लूटामिक एसिड। जब ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस कर लेता है वेलिन को, सो जो हमारे पास रेड ब्लड सेल है उसका साइज जो होता है ना वो ओवल नहीं होता, जबकि वो हमारे पास सिकल लाइक होता है, दरांती की टाइप का होता है। बाकी सिम्टम सेम ही है यहाँ पे भी वहाँ पे भी, इनके अंदर कोई इतनी बड़ी खास बात नहीं है। डियर स्टूडेंट, लेक्चर बहुत लेंथी हो चुका है ऑलरेडी। मैं एट द एंड आपसे डिस्क्रिप्शन में नोट शेयर कर दूंगा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप बता सकते हैं।